काफी मुद्दत पहले की बात है। जीवनपुरा के नाम से एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। जिसमें एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम गामा था। गामा एक नहायत मेहनती और ईमानदार शख्स था। वो हमेशा अपना काम खूब मन लगाकर करता था। चौंक वो ज़्यादा मालदार नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल मतमान ज़िंदगी गुजार रहा था। गामे का ख़ानदान इसकी बीवी और 3 बच्चों पर मुश्तमिल था। गामा मशहूर बनिया जीवनदान के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और उसकी उजरत में बनिया जीवनदान गामे को रकम देता था, जिससे गामे और उसके ख़ानदान की ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन वो रकम नाकाफ़ी थी। इसकी बीवी और इसका हमेशा यही झगड़ा रहता था। कहाँ से दूं? आप जो उजरत घर देते हैं उसमें मुश्किल से तो घर का खर्चा चलता है। अब इतने से पैसों में बच्चों की स्कूल की फीस का इंतजाम कैसे करूं? आज ही मेरी एक बात आप कान खोलकर साफ साफ सुन लें। आप बनिया जीवनदान जी से उजरत बढ़ाने के बारे में बात करें। रोजाना की बुनियाद पर इखराजात में इजाफा हो रहा है। मार्केट में अगर तरकारी और फ्रूट लेने के लिए जाएं तो उनकी कीमतें आसमान से बातें करती हैं। और औलाद की तालीम के इखराजात, घर की ज़रूरियात अब इतनी थोड़ी उजरत में कैसे चलेगा? सच कह रही हो तुम। मैं आज ही जीवनदान जी से थोड़ा तनख्वाह बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर गामा अपनी मेहनत मजदूरी पर रवाना हो जाता है। वाह यार, आज तो तनख्वाह मिलनी है। देखो, अब ये बनिया जीवनदान कोई ना कोई रोला जरूर डालेगा। हर मर्तबा कोई ना कोई उज़र बनाकर तनख्वाह काट कर कम कर देता है। और पिछली मर्तबा तो मेरी आधी तनख्वाह काट ली थी। ये बहाना बनाकर कह, जो मैंने जीवनदान जी से 500 रुपए उधार लिए थे उसका अस्वद बढ़कर 2000 रुपए हो गया है। इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह में से 1000 रुपए की कटौती कर रहा हूँ। बिल्कुल यार शामू, तुम दुरुस्त बात कह रहे हो। ये बुनिया जीवनदान ना एक नंबर का लालची और चालाक खड़ूस सा शख्स है। हमेशा हमसे ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाता है और बदले में उजरत भी पूरी नहीं देता। बिल्कुल यार, मेरी भी पिछली तनख्वाह जीवनदान ने सारी काट ली थी। हालांकि मैंने बस एक छुट्टी ली थी जब मेरी बीवी काफी अलील थी, और इस जीवनदान ने इस बात को मौका समझा और उठाकर मेरी पूरी आधी तनख्वाह हड़प कर ली। या खुदा, बस बनिया जीवनदान जी इस बार मेरी पूरी तनख्वाह अदा कर दे। बेटों के स्कूल की फीस भी अभी बकाया है। तभी सारे मजदूर अपने काम पर मगन हो जाते हैं और काम खत्म करने के बाद जीवनदान के पास जाते हैं। बुनिया जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी उजरत अदा कर दें। सब लोग मेरी बात गौर से सुनो। अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई रकम मौजूद नहीं है। अभी तुम सबका तैयार क्या हुआ सामान फरोख्त नहीं हुआ है। सारा सामान गोदाम में ऐसे ही रखा हुआ है। 1 या 2 दिन तक तुम्हें तुम्हारी उजरत मिल जाएगी। पर हुजूर जी, अभी हमारे पास बिल्कुल रकम मौजूद नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी स्कूल की फीस भी भरनी है और घर के लिए कुछ सौदा सलफ भी खरीदना है। भाइयों, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम लोगों को कल परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास कोई रकम मौजूद नहीं है। तमाम लकड़हारे अफसरदा होकर अपने अपने घर को चले जाते हैं। क्या हुआ? आज तो तनख्वाह मिलनी थी ना? इस दफा कितनी तनख्वाह मिली है? मेघा, आज कोई तनख्वाह नहीं मिली। बनिया जी ने कहा है कि कल या परसों में तनख्वाह दे देगा। क्या तनख्वाह नहीं मिली? आपको तो पता है ना, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है। स्कूल वालों ने आज से बच्चों को क्लास में बैठाने से साफ साफ इनकार कर दिया है कि फीस दो, नहीं तो बच्चों को घर पर ही बैठाओ। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मेघा, ये बनिया जी के पास हमेशा वक्त पर हमें देने के लिए पैसे नहीं होते और हमेशा हमें तंग करता है। सुनो मेघा, अब हमारे पास सिवाय सब्र और इंतजार के कोई रास्ता नहीं। कल या परसों तक देख लेते हैं। इसी सूरत हाल में चंद दिन और गुजर गए। कुछ दिन बाद जीवनदान बिना सबको तनख्वाह देने के लिए बुलाता है। वो बारी बारी सबको बुलाता जाता है और अपनी अपनी तनख्वाह देता जाता है। तुम ये लो। अरे ये क्या?
इस महीने की तनख्वाह। बनिया जी, ये तो बस 3,000 है। मेरी तो इस महीने 7,000 तनख्वाह बनती है। हाँ, बनती तो इतनी ही है, लेकिन तूने रुक रुक कर काम किया और साथ में बैठे भी तो रहे। इसी वक्फे की वजह से तुम्हारे 3,000 कट गई। अगर चाहिए तो ठीक, वरना कहीं और काम तलाश कर लो। अब बेबस रामू को वही पैसे ही लेने पड़े, क्योंकि उसके पास इन पैसों को लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रामू खामोशी से वो रकम लेने के बाद वहां से चला जाता है। ये लो गांव में तुम्हारे पूरे 3,000 रुपए। लेकिन बनिया जी 3,000 क्यों? मैंने तो पूरे 7,000 का काम किया है ना। मैंने तो कोई पूरी छुट्टी भी नहीं की और न ही कोई आधी छुट्टी, और अपना सारा काम भी वक्त पर मुकम्मल किया है। हाँ, ये तो है, लेकिन इस दफा मामला कुछ और है। बात कुछ उस तरह है कि फिलहाल मार्केट में लकड़ियों की कीमत काफी कम हो गई है, और इस वजह से अभी तुम्हें इतनी ही तनख्वाह मिलेगी जब तक माल का रेट मार्केट में दोबारा नहीं बढ़ जाता। लेकिन बुनिया जी, मेरी तनख्वाह तो 7,000 है ना, तो इस 3,000 में कैसे गुजारा करूंगा? मुझे समझ नहीं आती, घर का राशन भी लेना है और दूध वाले के भी पैसे देने हैं। तो मेहरबानी करके इस मर्तबा पूरे पैसे दे दें। यही पैसे मिलेंगे तुझे जो दे दिए हैं। बेशक कहीं और काम मिलता है तो ढूंढ लो। अब गामे के पास इतने ही पैसे लेने के अलावा कोई और चारा नहीं था। दोस्तों देखो तो ये बुनिया कितना बड़ा धोखेबाज है। मार्केट से मिलने वाले सारे पैसों के ऊपर सांप बनकर बैठ जाता है और हमारा हक भी खा जाता है। ऊपर से झूठा रोना रोता है कि माल का रेट गिर गया है। देख लेना, एक ना एक दिन हम में से किसी एक की इसको बद्दुआ जरूर लगेगी। नहीं यार, गामे ऐसे बद्दुआ नहीं देते किसी को भी। आखिर जो थोड़ा बहुत हमें मिल रहा है, इसी से ही घर का गुजारा चल रहा है ना सबका। यार, ये कहां से हमारा मालिक हो गया? हमारी तनख्वाह तो हमें पूरी देता नहीं। पूरा महीना जलील होकर भी मिलता क्या है? बस वही 3,000। अब बताओ रामू, इसमें घर कहां से चले? इस तनख्वाह में तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सारी जिंदगी बस ऐसे ही मुश्किल से गुजर बसर होगी। गांव में देख, हम उस काम के अलावा भी तो कोई और काम सीखा ही नहीं, और ना ही हमारे पास इतना सरमाया है कि हम सब अपना जाती कारोबार शुरू कर सकें। अब बस बनिया जी ही हम सब के मालिक हैं। सभी लकड़हारे अपने अपने दिल की भड़ास निकालकर अपने अपने घर को चले जाते हैं। जी तशरीफ लाए हुजूर, आगिए आप। इस माह कितनी तनख्वाह मिली आपको? देखो यार, इस मर्तबा सिर्फ 3,000 ही मिली है। इतने पैसों में बच्चों की स्कूल की फीस, घर का राशन वगैरह सब कैसे पूरा करेंगे हम? मेरे पास इस मसले का फिलहाल कोई हल नहीं, और ना ही मुझे मजीद परेशान करो। जो मिला है, जितना मिला है, अब उसी में ही सब गुजारा करना है, तुमने जैसे तैसे करके, जैसे हमेशा करती हो। उफ, कैसे करूंगी मैं सब? हमेशा ही पैसे कम लाते हैं। बनिया जी से पैसे पूरे तो मांगे नहीं गए आपसे। देखो, तुम पहले बच्चों की फीस तो अदा करो ना, बाकी फिर देख लेता हूँ। मैंने बुनिया जी से पूरे पैसे देने की बात की थी, लेकिन वो नहीं माने। मैं उस काम के साथ कहीं और भी काम देखता हूँ। गामा एक दिन बनिए का काम खत्म करने के बाद दोबारा मजीद नए काम की तलाश में निकल पड़ता है। सारा दिन जलील होने के बाद बिला आखिर थक हार कर वापस घर आ रहा होता है, क्योंकि इसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। वापसी पर रास्ते में अचानक इसको बैलों का झुंड दौड़ता हुआ इसकी तरफ आता हुआ नजर आता है। उसने भाग दौड़कर बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर न आया। तभी गामे की नजर एक गार पर पड़ी। गामा उस गार में छिप गया। जब बीलों का रेला वहां से गुजर गया, तब जाकर गामे की सांस में सांस आती है। शुक्र है जान बची, वरना आज तो मौत पकी थी। अभी शुक्राने वाले अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि अचानक इसको गार में पड़ा एक संदूक नजर आता है। वो हैरान हो जाता है। इस डरावने खौफनाक गार में ये संदूक किसका हो सकता है, और ये यहाँ आया कैसे? गामे ने सोचा। इसको घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आएगा। इसी सोच के साथ ही उसने संदूक को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि यकदम अचानक एक गायबाना आवाज नमूदार हुई। आवाज सुनते ही गामा डर के साथ संदूक को घर लेके जाने का ख्याल जहन से निकाल देता है।
इसके साथ ही एक नहियायत ही बारिश लंबी दाढ़ी वाला इंसान नमोदार होता है और कहता है, गांव में डरने की ना कोई बात है और ना कोई जरूरत है। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मुझे मेहरबानी करके माफ कर दें, मेरे पीछे बैलों का झुंड पड़ गया था। मैं अपनी जान बचाने के लिए इस गार में छुप गया था और यहाँ मुझे ये संदूक नजर आया जो कि मैंने सोचा कि किसी का नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे उठाकर घर लेके जाने की हिम्मत की। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। हम जिसको भी एक मर्तबा देख लें उसके सारे हालात जान जाते हैं। तुम्हें परेशान होनियावर घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। लेकिन ए बुजुर्ग, बताइए आप हैं कौन? अपना तारुफ कराएं मेहरबानी करके, क्योंकि फिलहाल मुझे कुछ समझ नहीं ए रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं बताता हूँ सब। देखो, घबराओ मत, ये गार हमारे बुजुर्गों की है। हम सदियों से इसकी हिफाजत कर रहे हैं। इस गार के अंदर महज एक नेक दिल और पाक साफ इंसान ही दाखिल हो सकता है। तुम वाकई ही एक नेक दिल पाक साफ इंसान हो, वरना यहाँ दाखिल कभी ना हो पाते और न ही इस संदूक को हाथ लगाने में कामयाब हो पाते। अब तुमने इस संदूक को हाथ लगा लिया है तो अब ये तुम्हारा हवा। अब तुम उसे अपने घर ले जाओ। मैं तो बस देख रहा था, मुझे ये संदूक नहीं चाहिए। गांव में परेशान मत हो, ये कोई मामूली संदूक नहीं है। अब ये तुम्हारा है, उसे अपने घर ले जाओ। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और करिश्माती संदूक है। क्या सच में क्या ये वही संदूक है जिसकी कहानियां हमारी नानी हमें सुनाती थी कि ये सब की मुरादें पूरी करता है? हाँ गांव में तुम बिल्कुल ठीक समझे, ये वही करिश्माती संदूक है। अब तुम उस संदूक के मालिक हो, उसे घर ले जाओ और उसको इस्तेमाल करके अपनी खोटी किस्मत को तब्दील करो। लेकिन याद रखो, उसका तरीका इस्तेमाल ये होगा कि उसमें सिर्फ एक ही मर्तबा कोई एक चीज डालनी है। उस संदूक में से बार बार वही चीज निकलती रहेगी ताउम्र। सिर्फ एक चीज डालनी है, इसमें कोई दूसरी चीज डालोगे तो उसका जो अंजाम होगा वो भी फिर तुम खुद ही भुगतोगे। इसके इस्तेमाल का तरीका याद रखना और बगैर किसी हिर्स के उस संदूक में वही सामान रखना जिसकी वाकई तुम्हें जरूरत हो। इस बुजुर्ग के कहने पर शामू संदूक लेकर घर पहुंच जाता है। ये देखो मेघा, मुझे क्या चीज मिली है। ये संदूक किसका है और किस लिए लाए हो? तुम तो काम ढूंढने गए थे और ये क्या उठा लाए हो? कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? अरे मेघा, मेरी पूरी बात गौर से सुनो तो सही। ये कोई मामूली संदूक नहीं है, बल्कि एक करिश्माती संदूक है। फिर गामा मेघा को वो सारा वाक़े तफसील से बताता है जो उसके साथ गार में पेश आया। मेघा, सारा वाक़े तुम्हें समझ आ गया ना? मतलब उसमें हमें जरूरत की वही चीज डालनी है जिसकी हमें वाकई जरूरत होगी। सब वाकया सुनकर मेघा की आंखें कुहली की कुहली रह गईं। दोनों मियाँ बीवी भद सोचते हैं कि आखिर क्या चीज इसमें डाली जाए। बहुत सोचने के बाद गामा को अचानक याद आता है कि एक दफा जब वो इस पार गया था तो जंगल से इसे एक खुशबूदार लकड़ी ऊद का एक टुकड़ा मिला था। मेघा, जाओ वो लकड़ी का टुकड़ा ले आओ जो मुझे एक दफा जंगल से मिला था। इससे बेहतर कोई और चीज हो ही नहीं सकती। इस लकड़ी को इस संदूक में डालेंगे और उससे अपना नया कारोबार शुरू करते हैं। मेघा वो औद की लकड़ी का टुकड़ा ले आती है और उसे संदूक में डाल देती है। वो औद की लकड़ी का टुकड़ा डालने से ऐसा करिश्मा होता है कि ढेर सारी औद की लकड़ियां वहां आ जाती हैं। अरे वाह, ये तो वाक़ई करिश्मा हो गया। अब तुम इन लकड़ियों को जाकर बाजार में बेचोगे तो हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। हाँ मेघा, मैं कल मार्केट जाकर उनको फरोख्त कराऊंगा। इससे जो भी पैसे मिलेंगे, इससे हम सबसे पहले अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरेंगे और बकाया रकम को संभाल के रख लेंगे। अब अगले ही दिन शामू जीवनदान के पास काम पर नहीं जाता और लकड़ियां उठाकर बेचने के लिए बाजार चला जाता है। लेकिन वहां गामा लकड़ियां काफ़ी सस्ती फरोख्त करता है। कीमत कम होने की वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े ताजरों ने भी गामा से खरीदारी की, जिससे गामा का काफ़ी सारा माल फरोख्त हुआ और रकम भी काफ़ी जमा हो गई। गामा सारी रकम लेकर खुशी खुशी घर आकर अपनी बीवी मेघा को दिखाता है। ये देखो, आज पहले ही दिन कितना माल जमा हो गया है। ये लो सारे पैसे मैं अब बुनिया जीवनदान के यहाँ जाता हूँ। ये तो खूब मुनाफिया हुआ है। अब बनिया जीवनदान के यहाँ जाने की क्या जरूरत है?
मेघा, मैं वहां काम के लिए थोड़ी ना जा रहा हूं, बल्कि मेरे दूसरे साथी जो वहां काम करते हैं उनको भी जाकर ये अच्छी खबर सुनाता हूं, क्योंकि जीवन दान जी के हाँ काम करने वाले सब लोग मेरी तरह उस कंजूस और एक नंबर के स्वार्थी से परेशान हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ उन सबका भी भला हो जाए, क्योंकि वो सब मेरी तरह ईमानदार और मेहनती लोग हैं। लेकिन फिर भी बनिया जीवन दान ने इन्हें आज तक पूरी उजरत नहीं दी। इसलिए मैंने सोचा है कि इन सब को भी अपने काम में हिस्सादार बना लूं और सब मिलकर काम करें। हाँ, बात तो अब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उस तरह सबके मिलकर काम करने से आप सब लोग बहुत जल्द तरक्की कर जाएंगे और हम सबका जीवन खुशियों से भर जाएगा।